चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जफर इस्लाम लगातार मुस्कुरा रहे हैं, रागिनी बीच बीच में मुस्कुरा रही हैं, बीच बीच में गंभीर भी हो जाती हैं, क्योंकि हमने ज्यादातर जो चर्चा की वो इस बात पर की कि कैसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की अपनी जीती हुई बाजी गंवा दी थी। ये ऐसा ना हो रागिनी, जो बीजेपी बार बार कहती है हमने प्रो इनकम्बेंसी करके दिखाया है, और दिखाया है, कई राज्यों में करके दिखाया, केंद्र में करके दिखाया, ऐसा ना हो सब पलट जाए रागिनी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। माना कि आप चाह रहे हैं या आपको ये संभावना लग रही है, पहले ये बताएं। नहीं, मेरे सही बताऊं मैं ईमानदारी से, कोई भी सरकार में आए, कोई चुनाव जीते, कोई हारे, हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जनता जो चाहे वो सिर आंखों पर, जनादेश सबसे ऊपर। नहीं, मैं चाह रही थी कि आप ऐसा ही जवाब दें, और इसीलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर कमेंट्री करने और इतिहास के पन्ने पलटने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के जो वस्तु स्थिति है, जो आज के हालात है, वो दिखाए जाएं। और मानक बहुत एको आ रहा है, आप इसको जरा थोड़ा अगर देख सकते हैं। प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, अब मैं आ जाती हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी रही और देश में भी रही, अभी भी है। और मैं कहूंगी कि जनता के सुख दुख में 24 घंटे 24/7 कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज से आवाज मिलाकर संघर्ष किया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और इसीलिए अपनी आज की बात में इन पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ कि वर्षों तक देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है। 8 अक्टूबर को मानक आप देखिएगा कि भाजपा का कितना बुरा हश्र होता है। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपने हरियाणा से बात शुरू की तो हरियाणा से ही शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, हरियाणा में क्या हो रहा था अभी तक, मुझे लगता है 3 वर्ग, नौजवान, किसान और पहलवान, और मैं जवानों को भी नौजवान में ही गिन रही हूं, ये 3 वर्ग कसम खाकर बैठे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी करनी है। और वो क्यों, मैं वो बता देती हूं आपको। देखिए, 37.4% की बेरोजगारी दर हरियाणा में है, जो कि देश की बेरोजगारी दर से 4 गुना ज्यादा है। 15 से 29 के आयु वर्ग में हर 3 में से 1 नौजवान बेरोजगार है। इसके बावजूद करीब 1,80,000 पद खाली हैं। और अगर जवानों की बात कर लें तो जवानों को मजदूर बनाने का काम अग्निवीर योजना के द्वारा किया गया। उनसे उनका पेंशन का हक, शहीदी का हक, उनका कैंटीन का हक, जितने अधिकार होते थे सब छीन लिए गए। और उसके ऊपर पेपर लीक और पेपर रद्द, मतलब कि नौजवानों को आत्महत्या की कगार पर पहुंचाने का काम खट्टर और मोदी सरकार ने किया। और ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मुझे लगता है इसीलिए खट्टर जी को छुपा के रख दिया गया। भाई, जिस मुख्यमंत्री के कंधे से 9.5 साल बंदूक चलाई गई, सरकार चलाई गई, उसको आज नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट में रख दिया गया कि कोई चेहरा भी ना देख ले। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है। अगर मैं किसानों की बात करूं तो एक तरफ डबल इंजन सरकार कहते हैं ना, हरियाणा में डबल इंजन सरकार, तो मोदी जी 2022 तक इनकम दुगनी करने वाले थे। 27 रुपया प्रतिदिन किसान कमा रहा है, एनएसएसओ का आंकड़ा है, वो भी छोड़ दीजिए। 750 किसानों की शहीदी होती है। कंगना रनौत बार बार बोलती रहती है, कभी कहती है कि किसानों की माँ बेटियां जो है वो 100 रुपया लेकर प्रदर्शन करने आती थी, कभी कहती है कि बलात्कारी है, वहां पर तो लाशें लटक रही थी किसान आंदोलन में। एक चिट्ठी लिख दी जाती है उनके लिए, बिना नाम बिना साइन की, किसी को नहीं पता, नड्डा जी ने लिखी, अमित शाह ने लिखी, मोदी जी ने लिखी, किसने लिखी। उसके बाद वो फिर बयानबाजी करती है और कहती है कि जो 3 काले कानून है वो वापस ले आने चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो मुझे लगता है किसानों के प्रति कितनी संवेदना है इस सरकार की, किसान देख रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब तीसरा, पहलवानों की बात भी हम कर लेते हैं। तो देखिए, जहां सारा देश इतना, मैं तो बृजभूषण शरण सिंह की बातों पर भी नहीं जाती, उस आदमी का तो नाम ही लेना, मुझे लगता है लेना ही नहीं चाहिए किसी शो में। हमने सबने देखा कि किस तरीके से वो पहलवान बेटियां, उनको कैसे रौंदा गया, कुचला गया, बालों से घसीटा गया। पर आप और आगे बढ़कर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करना चाहती हूँ कि पूरा देश जब दुखी था, संताप कर रहा था कि 100 ग्राम के कारण मेडल रह गया देश का, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है वो विनेश फोगाट की फजीयत करने में और मजा उड़ाने में लगी हुई थी। तो किसान, पहलवान, नौजवान और जो महिलाएं हैं, बेटियां, वो भी उसमें आ जाती हैं। सब त्रस्त होकर बैठे हैं। जनता माफ नहीं करेगी।
और इसके बाद एक आखिरी बात जरूर मैं इसमें जोड़ूंगी, एक बड़ा दाव चलने की कोशिश इन्होंने की। देखिए, पूरे देश में एक मुख्यमंत्री दलित नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। आप कोई बड़ा नेता बताएं हरियाणा में जिसको प्रोजेक्ट किया हो मुख्यमंत्री के लिए, कोई आपको नाम नहीं है याद आएगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के दलित नेताओं के प्रति बड़ा प्रेम जाग रहा था, उनके लिए बड़ा दर्द उमड़ कर आ रहा था। शैलजा जी को बड़ा बता रहे थे कि बड़ी बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, वो भी आ गई प्रचार में अंततः। और जो आज पासा पलटा है वो अशोक तंवर जी के आने से पलटा है, क्योंकि अशोक तंवर जी के आने से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी, जो कि उस वक्त आरएसएस या बाद में संघ रही, आरएसएस और फिर जनसंघ और ये सब, पर जब संविधान बना तो जो ये जितने सारे संघी थे वो मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात करते थे और संविधान की प्रतियां जलाते थे। आज उनका जो चेहरा है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ भी हो गया है, पर्दाफाश हो गया है। सही पकड़े हैं। और दलित वोट कंसोलिडेशन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे तरीके से हरियाणा में हो गया है। अब वहां वस्तु स्थिति यह है मानस कि जो सैनी साहब हैं वो एक हाथ से अपने सिंहासन मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़े हुए हैं, उनका एक हाथ अनिल विज खींच रहे हैं, एक टांग उनकी खट्टर साहब खींच रहे हैं और जो दूसरी टांग है वो राव इंद्रजीत खींच रहे हैं। तो हरियाणा में, जैसा कि आप ही के चैनल की एक और एंकर हैं वो बार बार कह रही थी जब मैं उनके शो पे थी, हरियाणा कांग्रेस के लिए डन डील है और उसमें अब आंख में चोली खेलने, इफ बट किंतु परंतु करने, अगर मगर करने और मध्य प्रदेश की संभावना को जताने की मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश है। और जहां तक मध्य प्रदेश की भी बात है, मैं वहां मीडिया प्रभारी थी, मुझे लगता है हर हार से हमें सीखना चाहिए और जीत से ज्यादा हार सिखाती है। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। कुछ संगठनात्मक स्तर पर जो गलतियां मध्य प्रदेश में हमने की, देखिए मैं साफ गोई से बात करूंगी, जो सच है उसके प्रति उसे कहने में कोई गुरेज नहीं। कुछ संगठनात्मक वहां पर कमियां भी रही, कुछ हमारी स्टेट लीडरशिप को लेकर भी कुछ तनातनी रही, वो फिर बाद में प्रत्यक्ष समझ में भी आई थी, उससे हमने बहुत अच्छे से सीखा। और जैसे ही राहुल जी ने ये विजय संकल्प यात्रा शुरू की और एक फोटो आई बड़ी जबरदस्त जिसमें शैलजा जी और हुड्डा जी ऐसे हाथ जोड़कर राहुल जी बीच में खड़े हैं और वो ऐसे दोनों का हाथ जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है हर कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल का तार उससे जुड़ गया। और मुझे याद नहीं आ रहा किसने अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल जी की कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की भी बात की, भारत जोड़ो यात्रा की बात की, तो मुझे लगता है ये यात्राएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। और ये न सिर्फ लोगों की दृष्टि बदलती है कांग्रेस पार्टी के प्रति और कांग्रेस पार्टी के नेता के प्रति, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर संवेदना के साथ जुड़ाव भी करती हैं। और मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया और विघ्नों में रहकर काम किया। तो राहुल गांधी जी के हर भाषण में मीन मेख निकालते रहे, उनको तमाम नामों से नवाजते रहे, सजाते रहे, बार बार उनके मीम्स बनाते रहे, लेकिन जो गांधी जी ने कहा था ना कि वो हम पर हंसते हैं, हमसे लड़ते हैं और फिर हार जाते हैं, मुझे लगता है वही बात हो रही है और आखिर का जो नतीजा है वो वही दिखाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।